हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेड सॉफ्टवेयर्स। मैं हूं विपिन। सी लैंग्वेज के वीडियो सीरीज में आज हम पढ़ेंगे पार्ट 48 प्रैग्मा डायरेक्टिव्स और इसमें हम पढ़ेंगे वार्निंग को। इसके पहले पार्ट में यानी कि पार्ट 47 में भी हमने प्रैग्मा डायरेक्टिव्स को ही स्टडी किया था, लेकिन वहां पर हमने स्टार्टअप एंड एग्जिट को स्टडी किया था और इस पार्ट में हम वार्निंग को स्टडी करेंगे। तो अभी तक जिन भी स्टूडेंट्स ने पार्ट 47 को नहीं देखा है तो पहले आप उस पार्ट को देखें और बाद में इस पार्ट को। पार्ट 47 की लिंक आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चाहे तो उसे वहां से भी ओपन कर सकते हैं। तो चलिए इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वार्निंग्स में हम क्या क्या हाइड कर सकते हैं। दिस directives मतलब प्रैग्मा वार्न इज यूज टू हाइड द वार्निंग मैसेज विच आर डिस्प्लेड ड्यूरिंग कंपाइलेशन। जब भी हम सी प्रोग्राम को कंपाइल करते तो कंपाइल करते समय जो भी हमें वार्निंग्स मिलती है, अगर उस वार्निंग्स को आपको हाइड करना है तो हाइड करने के लिए आप प्रैग्मा वार्न का यूज कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो आप बहुत सारे वार्निंग्स को हाइड कर सकते हैं, आपको नेट पे सभी वार्निंग्स के मैसेज मिल जाएंगे, लेकिन इस पार्ट में मैं आपको सिर्फ थ्री वार्निंग्स को हाइड करके दिखाऊंगा। तो कौन से वार्निंग को हाइड करना है? सबसे पहले -RCH। इसका मतलब अगर आपके प्रोग्राम्स में कुछ भी ऐसे लाइन का कोड है कि जो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, मतलब अनरीचेबल कोड है, तो अगर आपको अनरीचेबल कोड की वार्निंग को हाइड करना है तो ऐसे टाइम आप प्रैग्मा वार्न RCH का यूज कर सकते हैं। अगर आपके प्रोग्राम्स में किसी फंक्शंस को पैरामीटर पास कर रहे लेकिन उस पैरामीटर का आप यूज ही नहीं कर रहे, तो ऐसे टाइम आपको जो वार्निंग मिलती है उस वार्निंग को हाइड करने के लिए आप प्रैग्मा वार -PR का यूज कर सकते हैं। यूज फॉर हाइडिंग वार्निंग रिलेटेड टू पैरामीटर नॉट यूज्ड। और अगर आपके प्रोग्राम्स में कोई ऐसा फंक्शन है कि जहाँ से आप वैल्यू जैसे ऐसा कोई फंक्शन है कि जिस फंक्शंस को आपने रिटर्न टाइप दिया है लेकिन आप वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहे, तो ऐसे टाइप के वार्निंग को हाइड करने के लिए आप RVL का यूज कर सकते हैं, जैसे यूज फॉर हाइडिंग वार्निंग रिलेटेड टू रिटर्न वैल्यू। तो अब मैं आपको इसके ऊपर एक कोड करके दिखाता हूँ। कोड करते समय हम टोटल 3 फंक्शंस लिखेंगे। तीन फंक्शंस में हम इन तीनों वार्निंग का यूज करेंगे, RCH का भी, PAR का भी और RVL का भी। जैसे ही हमारा प्रोग्राम कंप्लीट होगा वैसे ही आपकी प्रैग्मा वार्निंग की कंसेप्ट भी पूरी हो जाएगी। सिर्फ आप प्रोग्राम को ध्यान से देखिए, प्रोग्राम थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें हम फंक्शंस ज़्यादा यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मैं टर्बो सी को ओपन कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर हेडर फाइल ऐड करेंगे, #include। सबसे पहले हेडर फाइल stdio.h, सेकंड #include con.io.h। उसके बाद हम फंक्शंस का डिक्लेरेशन करेंगे। तो हम इस प्रोग्राम में टोटल 3 फंक्शंस यूज करेंगे, इसलिए मैं 3 फंक्शंस को डिक्लेयर करता हूँ। सबसे पहले int f1, मतलब यहाँ पर फंक्शंस को नाम क्या दिया मैंने, f1, और ये फंक्शन किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, int टाइप की। सेकंड फंक्शन void f2, ब्रैकेट में पैरामीटर इंटीजर x। सेकंड जो फंक्शन हमने डिक्लेयर किया उस फंक्शन को नाम दिया f2 और ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है void, और ब्रैकेट में हम इस एक पैरामीटर पास करेंगे इंटीजर x टाइप का। और लास्ट में और एक फंक्शन int f2 ओपन क्लोज ब्रैकेट, सॉरी f3, और ये भी फंक्शन किस टाइप के वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, इंटीजर टाइप के वैल्यू को। ठीक है, फंक्शंस का डिक्लेरेशन कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद मेन फंक्शन, वाइड मेन में सबसे पहले CLR SCR और बाद में हम यूज करेंगे गेट CH। सबसे लास्ट में गेट CH आउटपुट की स्क्रीन को होल्ड करने के लिए। अब यहाँ से मैं तीनों फंक्शंस को कॉल करने वाला हूँ। पहले F1 को कॉल करेंगे, सेकेंड F2 को कॉल करेंगे और थर्ड में F3 को कॉल करेंगे। लेकिन जब आप F2 को कॉल करेंगे तो उसे एक इंटीजर टाइप की वैल्यू भी पास करनी है। तो पहले मैं कॉल करता हूँ F1 को, उसके बाद F2 और ब्रैकेट में 10 और लास्ट में F3 फंक्शन। ठीक है, तीनों फंक्शंस का कॉलिंग कंप्लीट हो गया। अब तीनों फंक्शंस की डेफिनेशन, सबसे पहले int f1 ओपन क्लोज ब्रैकेट, और यहाँ पर हम एक लाइन प्रिंट कर देते। प्रिंट करने के लिए प्रिंट एफ और डबल कोट में एक लाइन लिख देता हूँ, इनसाइड f1 फंक्शन। ठीक है, कोड कंप्लीट, सेमीकोलन।
अब इस फंक्शंस में क्या होने वाला है, जैसे ही मैंने f1 फंक्शंस की बॉडी लिखी, f1 को डिफाइन किया, तो उस फंक्शन से मैंने किसी भी वैल्यू को रिटर्न नहीं किया। लेकिन जब आपने इस फंक्शंस को डिक्लेयर किया था तो डिक्लेरेशंस के टाइम पे हमने इसे इंटीजर टाइप का रिटर्न टाइप स्पेसिफाई किया था। तो इसका मतलब आपने इस फंक्शन से इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करनी चाहिए, जो कि मैंने नहीं की। और जो कि मैंने इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न नहीं की, इसलिए मुझे ये रिटर्न टाइप की वार्निंग शो करेगा। ठीक है, ये हो गया रिटर्न टाइप पे। अब सेकंड फंक्शन वाइड f2 ब्रैकेट पैरामीटर इंटीजर x, उसके बाद इस पर लाइन, इसमें भी एक लाइन प्रिंट कर देता हूँ। प्रिंट करने के लिए printf डबल कोट में एक लाइन इनसाइड f2 फंक्शन कंप्लीट। अब इस फंक्शंस में प्रॉब्लम्स क्या होने वाला है, जैसे ही f2 फंक्शंस कॉल होगा तो इस फंक्शंस को वैल्यू पास हो जाएगी 10, जो वैल्यू स्टोर होने वाली है इंट x वेरिएबल्स में। लेकिन वो 10 वैल्यू x में आने के बाद मैंने उस वेरिएबल्स में कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया, मैंने कुछ अरिथमेटिक भी परफॉर्म नहीं किया, या फिर मैंने x को प्रिंट भी नहीं किया। इसका मतलब 10 वैल्यू पास भी हुई, x में स्टोर भी हो जाएगी, लेकिन आपने उस वैल्यू का यूज़ ही नहीं किया। तो उस वैल्यू का यूज़ नहीं किया, इसकी वजह से यहाँ पर भी हमें एक वार्निंग प्रिंट हो जाएगी। और अब लास्ट में तीसरा फंक्शन एंड f3 ओपन क्लोज ब्रैकेट, इसके अंदर भी हम एक लाइन का कोड प्रिंट कर देते। प्रिंट करने के लिए printf डबल कोट में एक लाइन इनसाइड f3 फंक्शन कंप्लीट। यहाँ से हम एक वैल्यू रिटर्न करेंगे। कौन से टाइप की वैल्यू रिटर्न करनी है हमें, इन टाइप की। तो जस्ट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिटर्न, हम रिटर्न कर देंगे 10 को। ठीक है, रिटर्न होने के बाद यहाँ पर मैं एक लाइन का कोड लिख देता हूँ, printf डबल कोट में एग्जीक्यूशन कंप्लीट। ठीक है, एग्जीक्यूशन कंप्लीट। अब आप सोचते होंगे कि इस फंक्शंस में कोई भी प्रॉब्लम आने वाला नहीं है, क्योंकि इस फंक्शंस का रिटर्न टाइप इंटीजर था और मैंने यहाँ पर इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न भी की, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आने वाला। प्रॉब्लम तो नहीं आने वाला, लेकिन यहाँ पर एक वार्निंग आएगी। वार्निंग क्या आएगी, जैसे ही 10 वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, मतलब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, वैसे ही कंपाइलर रिटर्न बैक चला जाएगा। और अगर कंपाइलर रिटर्न स्टेटमेंट से ही अगर वो बैक चला गया तो ये प्रिंटफ की लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। यानी कि आपको सी लैंग्वेज का एक रूल बताता हूँ, जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, रिटर्न के बाद जितना भी कोड होता है कंपाइलर सब कोड को स्किप कर देता है। मतलब अगर ये लाइन एग्जीक्यूट हुई रिटर्न 10, तो कंपाइलर रिटर्न बैक चला जाएगा और इस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो ये लाइन का इस प्रोग्राम्स में कोई भी मतलब नहीं, इसलिए यहाँ पर हमें एक वार्निंग आ जाएगी अनरीचेबल कोड। तो पहले मैं /n डाल देता हूँ, /n, यानी कि हमें आउटपुट न्यू लाइन में प्रिंट हो जाएगा /n। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ अल्टर F9। आप वार्निंग देखिए, अल्टर F9 वार्निंग 4 आ गई। क्या क्या देखते हैं, सबसे पहले फंक्शन शुड रिटर्न वैल्यू, मतलब जो हमारा पहला फंक्शन था तो उस फंक्शन ने वैल्यू क्या करनी चाहिए थी, रिटर्न करनी चाहिए थी, लेकिन वो रिटर्न नहीं कर रहा है। इससे यहाँ पर हमें पहली वार्निंग प्रिंट हुई, फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू। सेकंड वार्निंग, पैरामीटर x इज नेवर यूज्ड, मतलब यहाँ पर हम जो सेकंड फंक्शंस को जो 10 वैल्यू पास कर रहे हैं, उस 10 का हमने कुछ यूज ही नहीं किया, इसलिए यहाँ पर वार्निंग आई पैरामीटर x इज नेवर यूज। और लास्ट वार्निंग है अनरीचेबल कोड, जो कि इस लाइन की वजह से आएगी। ठीक है, इसको आप डायरेक्टली रन करेंगे ना, तो रन करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, ये कोड रन हो जाएगा, कंट्रोल F9, आपका आउटपुट भी प्रिंट हो जाएगा इनसाइड F1 फंक्शन, इनसाइड F2 फंक्शन, इनसाइड F3 फंक्शन। लेकिन यहाँ पर वार्निंग्स भी आ रही है, तो अगर इन वार्निंग्स को आपको हाइड करना है तो हाइड करने के लिए आप प्रैग्मा डायरेक्टिव्स का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पैरामीटर की वार्निंग हाइड करके दिखाता हूँ। कैसे करेंगे, सबसे ऊपर हेडर फाइल के बाद हैश डायरेक्टिव प्रैग्मा, और यहाँ पे यूज करना है PAR, मतलब पैरामीटर की वार्निंग यहाँ से हाइड हो जाएगी। सॉरी, यहाँ पर आपको वार्निंग लिखना है वार। अब ये इसको कंपाइल कीजिए अल्टर F9, तो देखिए एक वार्निंग कम हो गई। और कौन सी वार्निंग कम हो गई, यहाँ पर पैरामीटर यहाँ पर वार्निंग कौन सी आ गई, पैरामीटर x नेवर बी यूज्ड, मतलब पैरामीटर की वार्निंग यहाँ से हाइड हो गई। उसके बाद अनरीचेबल कोड की वार्निंग को मैं हाइड करके दिखाता हूँ।
तो अनरीचेबल की कोड की वार्निंग को कैसे हाइड करेंगे, इसलिए यहाँ पर हम फिर से यूज़ करेंगे प्रैग्मा डायरेक्टिव्स को, हैश प्रैग्मा वार्न, और यहाँ पे हमें यूज़ करना है RCH मतलब नॉन रीचेबल अनरीचेबल कोड। फिर से रन करेंगे अल्ट्रा F9, तो देखिए एक वार्निंग और कम हो गई। और कौन सी वार्निंग कम हो गई, यहाँ पर पैरामीटर्स की, ठीक है, मतलब अनरीचेबल कोड की। तो यहाँ पर मैंने दो वार्निंग्स को हाइड किया, पहले पैरामीटर की जो x के बारे में थी, और सेकंड अनरीचेबल कोड की। और अब रह गई लास्ट वार्निंग जो कि रिटर्न वैल्यू पे डिपेंड है। और रिटर्न वैल्यू को वार्निंग को अगर आपको हाइड करना है तो इसके लिए फिर से प्रैग्मा वार्न माइनस यहाँ पे यूज़ करना है RVL, मतलब रिटर्न वैल्यू की वार्निंग भी यहाँ से हाइड हो जाएगी। अल्टर F9 देखिए सब हाइड हो गई। मैं आपको इसको ना 2 मिनट में कमेंट करके दिखा दो, कमेंट ये भी पार्ट कमेंट, ए भी पार्ट कमेंट। फिर से देखिए यहाँ पर 4 वार्निंग आ जाएगी, और इन्हीं वार्निंग को हाइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रैग्मा वार्न डायरेक्टिव्स का, ठीक है। फिर से यहाँ से कमेंट को हटा देता हूँ मैं, यहाँ से भी कमेंट, और इसको कंपाइल करेंगे अल्ट्रा F9, तो वार्निंग यहाँ से हाइड हो गई। कोड रन भी होगा, रन होने में भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो इस तरीके से प्रैग्मा वार्निंग का यूज़ था। अगर आपको वार्निंग को हाइड करना है तो ऐसे टाइम आप प्रैग्मा वार्न डायरेक्टिव्स का यूज़ कर सकते हैं। तो इस पार्ट में इतना ही था। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो इस पार्ट को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स को, आपके दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।